हेलो बच्चों, हम लोगों ने हमारा सप्लाई चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सप्लाई अंडर जीएसटी। और आज हम लोग को करना है इसका रिवीजन। ठीक है, हम लोग कम से कम टाइम में इसको पूरा रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले ही अच्छे से पढ़ रखा है कॉन्सेप्चुअली पूरा, तो आपको ये रिवीजन वीडियो देख के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़े बहुत अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग ने सबसे पहले देखा था कि सप्लाई क्या है। सप्लाई क्या है, मतलब सप्लाई जरूरी क्यों है जानना। तो अपने को पता चला था कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट यानी टैक्स लगाने वाला इवेंट ही सप्लाई, इसलिए अपने को सप्लाई पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में अपन ने स्टार्ट किया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। वो क्या बोलता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, disposal made or agreed to be made for a consideration in course or furtherance of business। ठीक है बेटा, क्या बोलता है। ठीक है, सप्लाई क्या, सप्लाई क्या क्या आएगा। सप्लाई सप्लाई में आएगा ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। फॉर्म ऑफ सप्लाई कौन से बेटा अपन ने पढ़े थे। सेल, ट्रांसफर। सेल का मतलब आपको पता है बेचना। ट्रांसफर मतलब मैं एक जगह से मेरा स्टॉक ट्रांसफर कर रही हूँ, सपोज मान लो दूसरी फैक्ट्री में, मेरी फैक्ट्री एक महाराष्ट्र में एक राजस्थान में, मैं एक जगह से दूसरी फैक्ट्री में मेरा स्टॉक ट्रांसफर कर रही हूँ, उसको अपन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज हो गया अपना, मैंने पुरानी कार के लिए नई कार एक्सचेंज कर ली, सॉरी नई कार के लिए पुरानी कार एक्सचेंज कर ली। ठीक है, बार्टर हो गया, मैंने एक चीज के बदले चीज देना, सर्विस के बदले सर्विस देना, उसको बार्टर बोलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज और बार्टर का डिफरेंस अपन ने देखा था कि एक्सचेंज में कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब मैं अगर ओल्ड कार दे रही हूँ प्लस कुछ कैश दे रही हूँ न्यू कार के लिए। ठीक है, बार्टर में बस चीजें एक्सचेंज होती है या सर्विसेज एक्सचेंज होती है। ठीक है, लाइसेंस मैंने बोला था कोई परमिशन ग्रांट करने को, जैसे डोमिनोज का लाइसेंस ले सकते हो आप, या अपने गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेना है शॉप के लिए, इसके लिए अपन उसको लाइसेंस बोलते हैं। लीज आप लोग को पता है लैंड का लीज होता है, बिल्डिंग का लीज होता है, लंबा लंबे बहुत बड़े बड़े ईयर्स का जो बनता है वो एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद में रेंटल आप लोग को पता है, कोई चीज़ भी रेंट पे लेना वो भी अपना सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा। डिस्पोजल मतलब आपके पास कोई पुराना एसेट है वो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, मतलब आप वो कबाड़ी में बेच रहे हो या बस आप बाहर जाके फेंक दे रहे हो, या आप हो सकता है आप उसको प्राइवेट में यूज़ करने ला रहे हो, आप बस उसको डिस्पोज कर दे रहे हो आपके बिजनेस से। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में मेड और एग्रीड टू बी मेड, या तो कर दिया या करने वाले, मेड और एग्रीड टू बी मेड, या कर दिया आपने सप्लाई या करने वाले। ठीक है, फ्यूचर में करने वाले आपने एग्रीमेंट कर दिया ऑलरेडी। फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज कहा गया। हाँ, फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है बेटा। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर डेफिनेशन देखी थी। गुड्स का मतलब क्या होता है, सारे काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर कुछ जो कुछ मूवेबल है, आप सुबह से शाम तक के जितनी मूवेबल चीज देखते हो सब कुछ अपना गुड्स है। मान लीजिए पेन मूवेबल है, लैपटॉप मूवेबल है, अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे इसके। तो ये सब कुछ क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ दो। ठीक है, पैसा पैसा छोड़ दो, और सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स एंड ऑल, वो सारी चीजें छोड़ दो, तो बाकी सब चीजें क्या है, गुड्स है। ठीक है, ये दोनों चीजें ये होकर भी क्या बोलते हैं उसको, गुड मूवेबल होकर भी गुड्स नहीं है। ठीक है, ओके। तो मनी और सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करना है अपने को पता है, लेकिन अगर मनी न्यूमेस्टिक वैल्यू के लिए होल्ड करे, जैसे मान लो आपके पास से कोई नोट है, मान लो आपके पास 10 रुपए का नोट है। ठीक है, लेकिन उस पर आपने ना विराट कोहली का साइन ले लिया। ठीक है, अब वो नोट का जो अपना इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 10 रुपया नहीं रहा। अगर आप वो नोट कहीं बेचने जाओगे ना, विराट कोहली का फैंस उसको लाखों में खरीद सकते। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मनी, ऐसा कोई मनी जो उसके न्यूमेस्टिक वैल्यू के लिए बेच रहे हो, जिसके आप जो आप उसकी न्यूमेस्टिक वैल्यू के लिए बेच रहे हो, वो गुड्स में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नोटों का हार, नोटों का बुके, किसी फेमस पर्सनैलिटी के साइन वाला नोट, ये सब कुछ उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई पुराने जमाने का कॉइन, राजा महाराजा के जमाने का कॉइन, ठीक है, आज उसकी ऐसे कोई वैल्यू नहीं है तो उसको मनी भी वैसे कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं, राइट। तो वो उनके जमाने का वो, बट आप उसको सेल कर रहे हो। ठीक है, तो उसको आप मनी नहीं बोलोगे, आप उसको क्या, उसको जीएसटी में इंक्लूड होगा, उसको अपन गुड्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या होता है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जो अपन ने आगे पढ़े। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, फिर ग्रास ग्रोइंग ग्रास क्रॉप्स और थिंग्स अटैच टू लैंड, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री टू सर्व हो गया है। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था आम, आम का पेड़ है, लेकिन आम अपन ने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी थिंग्स अटैच टू ग्राउंड है लेकिन अपन ने कॉन्ट्रैक्ट उसका कर दिया। इमूवेबल है, अभी मूवेबल नहीं है लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, सेकंड है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, अपने गुड्स के अलावा, मतलब एनीथिंग अदर देन
गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी सब कुछ सर्विसेज है, ठीक है। उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ कुछ चीजें इंक्लूड की है, जिसमें क्या है, देखो, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी मतलब अब आप किसी को लोन दे रहे हो, ठीक है, उसके लिए कंसिडरेशन ले रहे हो। अगर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया हो काय के लिए, यूज ऑफ मनी से लिए, कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए। कन्वर्जन काय में मतलब कोई फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर रहे हैं, कोई करेंसी से दूसरे करेंसी में कर रहे हैं, या कोई डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन पे कर रहे हैं। जैसे मान लो यूज ऑफ मनी में आ गया अपना इंटरेस्ट, जो कंसिडरेशन चार्ज होएगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मनी में आ गया, मान लो मैंने चेक से या एक अपने कैश से मैंने ड्राफ्ट बनवाया, ठीक है, उसके चार्जेस लग गए मान लो मेरे को 1%, 2% जो भी चार्जेस लग रहे हैं उसके, ठीक है। या फिर मैंने रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करा है, ये मैंने क्या करा, डिनोमिने सॉरी अपने करेंसी से दूसरी करेंसी में, या मैंने डिनोमिनेशन चेंज करा। अपन ने लिया था एग्जाम्पल 2000 के, मैंने 50-50 के किए थे, 50 रुपये उससे कंसिडरेशन रख लिया था, तो वो जो 50 रुपये उसको अपन जीएसटी में इंक्लूड कर लेंगे एज अ सर्विस बुक का, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला था कि सिक्योरिटीज तो नहीं आती, लेकिन अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन करवाने आप किसी और से सर्विसेज ले रहे हो, मान लो आपने कोई ब्रोकर से सर्विसेज ली, वो ब्रोकर क्या करता है, आपको किसी से बेचवा खरीदवा कर देता है, ठीक है, और वो क्या करता है, दोनों पार्टी से कमीशन चार्ज करते हैं। अपने जेठालाल का एग्जाम्पल लिया था, जेठालाल अपने शॉप के शेयर्स बेचने के लिए किसी का ये लेता है, क्या बोलते हैं अपने उसको, एक सर्विसेज लेता है, ठीक है। तो फैसिलिटेट या अरेंज करने के लिए, सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट या अरेंज करने के लिए अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज करते हैं तो अपन उसको इंक्लूड करते हैं, ब्रोकरेज, वो जीएसटी में सर्विस के डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद में गुड सर्विस हो गया, और अपन आगे देखे थे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन इज इन रिलेशन टू गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, या तो हो गया है पेमेंट या होने वाला है, ठीक है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, ठीक है। मनी में भी हो सकता है कंसिडरेशन, या अदरवाइज भी हो सकता है, अदरवाइज जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, ऐसे कोई चीज जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, किसने दिया हो, या तो रेसिपिएंट ने दिया हो या कोई और पर्सन ने दिया हो, लेकिन सीज क्या बोलते, सीजी और एसजी का नहीं आएगा। अपन ने जेठालाल वाला एग्जांपल लिया था, जेठालाल 1 करोड़ की शॉप ले रहा है, ठीक है, 80 लाख तक के उसने और उसके रिलेटिव्स ने दिया था, रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने दिया था, ठीक है, वो सब कुछ कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि या तो रेसिपिएंट देगा या कोई और देगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने मेरे लिए कोई चीज खरीदी, लेकिन पैसे मेरे पापा चुका रहे, ठीक है, तो मैं रेसिपिएंट हूँ, लेकिन कंसिडरेशन मेरे पापा पे कर रहे हैं, तो वो भी कंसिडरेशन ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पैसे सीजीएसजी चुका रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रहा है आप खरीदो, जाए जो खरीदना है आपको, आपके पैसे हम देते हैं, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। अपन एग्जांपल में देखा भी था जेठालाल वाले, तो अगर कोई ग्रांट सीजीएसजी ने दी है तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अब कोई डिपॉजिट आपने दे रखा है, सपोज मान लो अपन ने रेंट का एग्जांपल लिया था, 20,000 रुपए रेंट है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट दिए, ठीक है। जब तक कि डिपॉजिट डिपॉजिट जैसा जमा है उसको अपन कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन डिपॉजिट से पैसे कटने लगे एज अ कंसिडरेशन, जैसे मैंने 3 महीने का रेंट नहीं दिया था, तो वो डिपॉजिट में से कट करने लग गए थे मेरे जो लैंडलॉर्ड थे, तो उस केस में क्या होता है, डिपॉजिट को अपन ये बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलेंगे। जब डिपॉजिट अप्लाई हो जाता है कोई सप्लाई के अगेंस्ट, तो अपन उसको कंसिडरेशन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कुछ सर्कुलर देखे थे, फर्स्ट था डोनेशन वाला। डोनेशन वाला सर्कुलर क्या बोलते हैं कि अगर आप स्व इच्छा से बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखते हुए, स्व इच्छा से बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखते हुए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, फिलेंथ्रोपी पर्पज से, नॉट एंड कोई एम नहीं आपका पब्लिसिटी का। जैसे एग्जाम्पल में मैंने किसी संस्थान को या कोई ट्रस्ट को 1 लाख रुपए डोनेट कर दिए, मैंने बोला आप गरीबों का भला करो, ठीक है। मैंने उनसे कोई उम्मीद नहीं रखी कि आप मेरी कोचिंग की पब्लिसिटी करो या कोई और चीज़ की पब्लिसिटी करो। मान लो मैं कोई गुड्स बेच रही हूँ, मान लो मैं कपड़े बेच रही हूँ, तो वो चीज़ की पब्लिसिटी करो। मैंने ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी उनसे, मैंने बस उनको बोला ये रखो आप 1 लाख रुपए और आप इससे पुअर पीपल की हेल्प करो, ठीक है। अब उन्होंने जैसे आउट ऑफ लाइक क्या बोलते हैं अपन उसको, जैसे ग्रैटिट्यूड या पब्लिक रिकॉग्निशन के पर्पज से उन्होंने मेरा नाम लिख लिया कि जया माहेश्वरी ने 1 लाख रुपए डोनेट किया फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो उन्होंने आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड अगर किया होगा, मैंने नहीं बोला इनको, उन्होंने आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड किया, मतलब उनके बिहाफ में कोई सर्विसेज मुझे सप्लाई करना नहीं लिखा है, तो अपन उसको डोनेशन ही मानेंगे, अपन उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि ये रखो 1 लाख रुपए और आप ना आपके पूरे प्रीमाइस में मेरे कोचिंग की पब्लिसिटी करो, ठीक है। हर जगह यहाँ पे मेरे को मैं दिखनी चाहिए कि इनकी कोचिंग है भाई, ये सीए के लिए जीएसटी पढ़ाती है, आप इसकी पब्लिसिटी करो। अगर मैंने ऐसे कोई कंडीशन उनके ऊपर रख दी तो उनको कुछ तो रिटर्न मुझे देना है, ठीक है। वहां पे क्विड प्रो क्यो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्विड प्रो क्यो एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में क्या होगा,
जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, पर उसको कंसिडरेशन मानेंगे, एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए उसको डोनेशन नहीं मानेंगे। ठीक है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है? वो जो ट्रस्ट है जिसको मैंने डोनेशन दिया, रेसिपिएंट मैं हूँ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिसके जेब से पैसा गया वो रेसिपिएंट। ठीक है, एकदम इजी तरीका है, इजी तरीका है। देखो बेटा, नॉर्मल केस में तो समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट है, इसीलिए मैं आपको ये बार बार बताती हूँ। ठीक है। उसके बाद में आर्ट वर्क वाला एग्जाम्पल अपन ने लिया था। आर्ट वर्क में क्या था कि अगर 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 एक आर्टिस्ट ने अपना आर्ट वर्क किसी एग्जीबिशन में दिया है, ठीक है, कि आप इसको शो करो और इसको बेचो। ठीक है। तो जो आर्टिस्ट आर्ट वर्क में अपना ये देता है, अपना कोई आर्ट पीस देता है, तो उसको सप्लाई बोलेंगे क्या अपन? उसमें कोई कंसिडरेशन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एग्जीबिशन आर्टिस्ट को कोई कंसिडरेशन नहीं देता है। कंसिडरेशन कौन देगा? जब कस्टमर खरीद लेगा तब कस्टमर खुद से कंसिडरेशन दे देगा। जब तक कि कस्टमर नहीं मिलता है तब तक के कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। तो कंसिडरेशन जब तक के इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो आर्ट वर्क जो भेज रहा है आर्टिस्ट एग्जीबिशन में, वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद में अपन ने नो क्लेम बोनस वाली चीज देखी थी। नो क्लेम बोनस क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस कंपनी मुझे मैंने ना मतलब 1 साल का प्रीमियम पे किया। मान लो मैंने कार का इंश्योरेंस लिया था। ठीक है। अब पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने कार का कोई क्लेम उनसे वसूला नहीं, इंश्योरेंस कंपनी वालों से। इंश्योरेंस कंपनी वाले खुश हो गए, उन्होंने मुझे क्या दिया, अगले साल प्रीमियम में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। मैंने बोला अच्छा, ये डिस्काउंट क्यों है? तो बोले आपको हमने नो क्लेम बोनस दिया। मैंने बोला नो क्लेम बोनस क्या होता है? बोले आपने पिछले कोई साल में कोई क्लेम नहीं लिया हमसे, पिछले साल में कोई क्लेम नहीं लिया, पिछले का साल आपका नो क्लेम था, उसका हम आपको बोनस दे रहे हैं। ठीक है। तो मैंने सोचा अच्छा, मैं आपको इसका मतलब मैं आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। देखो, इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? एकदम सिंपल सिंपल में सोचो, किसके जेब से पैसा गया, किसको कम पैसा मिला? इंश्योरेंस कंपनी को कम पैसा मिला। अपन एकदम सिंपल एग्जांपल है, मतलब रेसिपिएंट वो है, सप्लायर मैं हूँ। ठीक है। अभी ये लोग क्या बोले कि ये नो क्लेम बोनस है, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए क्या? ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, या गवर्नमेंट ने बोला, मैंने नहीं बोला, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ कि मैंने बोला ऐसा। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे तरफ से ऐसा कोई आपको वादा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा कोई वादा नहीं है कि मैं कोई क्लेम नहीं करूंगी। ठीक है। वो तो मेरे कार एकदम सही सलामत थी, गैरेज में पड़ी रहती, मैं कहीं चलाती नहीं, क्या होगा उसको? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कोई क्लेम नहीं लिया आपका। मेरा और आपका ऐसा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है कि मैं आपका से क्लेम नहीं ले सकती। ठीक है। इसके वजह से नो क्लेम बोनस को अपन सप्लाई नहीं बोलते हैं। हो गया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एकदम इररिलेवेंट डेफिनेशन है। ठीक है। उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कोई चीज कंटिन्यूटी से या वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपके साथ में कि अगर कोई सीजनल बिजनेस कर रहा है उसको भी अपन बिजनेस बोलेंगे, भले वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है साल भर, या वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा। एक आर्टिस्ट का एग्जाम्पल लिया था कि एक आर्टिस्ट है जो 1 साल में सिर्फ 3 या 4 आर्ट पीस बनाकर बेचता है। क्यों? क्योंकि वो उतना टाइम लेता है कि एक आर्ट वर्क में उतना टाइम डालता है, इतनी जान डालता है। ठीक है। तो वॉल्यूम से भी कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूटी से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब एक आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के सारी आसपास की चीजों को भी अपन बिजनेस ही बोलेंगे। चाहे आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, चाहे आप कैपिटल गुड्स बेच रहे हो, सब कुछ बिजनेस है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज अगर आप कर रहे हो तो वो बिजनेस ही है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पे बिजनेस के। अपना यहाँ पे सेक्शन 7(1) एक कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 7(1) क्या बोलता है अपने को? सप्लाई होने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। क्या क्या 3 चीजें बच्चों मेरे साथ में बोलो? गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है। ठीक है। गुड्स और सर्विसेज है तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है। कंसिडरेशन है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, सेक्शन 7(1) में इतना अपने को लिख कर दे दिया। ठीक है। बाद में 7(1) AA डबल ए क्या बोलता है अपने को? बेटा मेंबर से और एक अपना सोसाइटी है, जैसे मान लो अपना गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स। ठीक है। अब गोकुलधाम सोसाइटी मेंबर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करिए। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करिए? वो कॉमन एरिया की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है, वो वाटर बिल्स पे कर रही है। ठीक है। वो साफ सफाई रख रही है। ये सारी सर्विसेज वो सोसाइटी को पे कर रही है, मेंबर सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है। ठीक है। सर्विस उसके बदले में वो मेंबर से क्या ले रही है? मेंटेनेंस फीस ले रही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? मेंबर्स और सोसाइटी दो अलग अलग चीजें। भले कोई भी लॉ में कुछ भी लिखा होगा, लेकिन अपन इन दोनों को अलग अलग ही मानेंगे हमेशा के लिए। और इन कोई भी एक दूसरे को अगर सर्विसेज दे रहा है फॉर कंसिडरेशन, तो अपन उसको क्या मानेंगे? अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है। या गुड्स दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। ठीक है। तो अपन उसको सप्लाई मान लेंगे। देखो गोकुलधाम सोसाइटी तो मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन, एक मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। जैसे मान लो
आप और आपका एक जेंजी ग्रुप बढ़िया वाला, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। आपने क्या किया, अब ये ग्रुप का काम क्या है, ग्रुप में किसी को एक को अपॉइंट कर दिया। अब ये ग्रुप का काम है एकदम प्रीमियम कॉस्मेटिक्स रीजनेबल प्राइस में ढूंढ के लाना। ठीक है, ये इसके बदले में आपने इनको थोड़ा थोड़ा कुछ पे कर दे रहे हो, जो ढूंढ के ला रहा है आपके ग्रुप में से, आपने किसी को एक को अपॉइंट कर दिया। भाई ये ग्रुप बन गया, आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। ठीक है, अब ये ग्रुप आपको कुछ सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो ये आप ग्रुप के मेंबर हो गए ग्रुप को, और आपको अलग अलग पर्सन माना जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे मैम ऐसे कोई ग्रुप होते हैं क्या? बेटा बनेंगे, धीरे धीरे ऐसे भी ग्रुप्स बनेंगे, देख लेना। उसके बाद में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। क्लॉज बी क्या बोलता है, अगर आप कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, कोई भी आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो, मतलब कंसिडरेशन दे रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, चाहे आप खुद के बिजनेस के लिए ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे बिजनेस किसका देखते हैं, फर्स्ट एक ही जगह है जहाँ पे बिजनेस देखते हैं अपन, रेसिपिएंट का। क्योंकि सर्विस कौन इंपोर्ट करेगा, रेसिपिएंट इंपोर्ट करेगा। बाहर वाले का बिजनेस है नहीं है, उसका मैं क्या करूँ, मेरे को तो टैक्स मेरे घर का आदमी देगा। घर का आदमी मतलब मेरे देश का आदमी देगा जो सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने साफ एक ही चीज बोली, अगर आप कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो, ठीक है, वो बिजनेस के लिए करो या नहीं करो, वो बिजनेस के लिए करो या नहीं करो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसका है ना आरसीएम में आपको जीएसटी पे करना पड़ता है बेटा। आप आगे आरसीएम चैप्टर में पढ़ोगे। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, अगर आप कुछ कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो कुछ भी सर्विसेज का, तो आपको इसके लिए आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। आरसीएम मतलब रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा उसका। ठीक है, तो आप रेसिपिएंट हो गए सर्विसेज के, तो आपको इसका आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आरसीएम इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगले चैप्टर में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, जो अपन अपना कल से शुरू करने वाले। स्टे ट्यून बेटा, सारे चैप्टर्स आने वाले, सारी रिविजन आने वाली है, और बहुत बहुत मजा आएगा आपका। जैन 26 अटेम्प्ट, आप मेरे भरोसे पे जीएसटी दे दो। जीएसटी क्या मैं बोल रही हूँ, आप टैक्स मेरे भरोसे पे दो। क्यों बता रही हूँ, क्यों मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, अगर आपको जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, 50 आधा आपका जीएसटी है। जीएसटी इजी और स्कोरिंग है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक तो सिलेबस कम है, प्लस इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, रोजमर्रा की लाइफ में जो हो रहा है ना, आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको जीएसटी इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप 50 में से 40 के आसपास, 35-40 के आसपास जीएसटी में मार्क्स लेके आ जाओगे ना, आपका बचा हुआ पूरा गेम टैक्स का है। टैक्स का डीटी का है। डीटी का क्या गेम है आपको आगे, बस आपको 35-40 आपका पासिंग इधर थोड़ा सिक्योर हो गया, आपको बस आगे आप गेम खेलने हैं कि आप जितना अच्छा डीटी करोगे उतना अच्छा टैक्स में स्कोर कर लोगे। ठीक है, अभी अगर इसमें आपको 35 आ गया, उसमें 20-25 भी आए ना बेटा, तो एग्जामेशन कहीं दूर नहीं है। ठीक है, तो टैक्स का टेंशन मत लो बेटा। जनरली ना ग्रुप 1 वाले बच्चों को टैक्स का टेंशन होता है। सही बात है, तो ये हमेशा जीएसटी कंप्लीट करो, आराम से अपना डीटी कंप्लीट करो, जो भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे होंगे, आपका टैक्स में एग्जामेशन आ सकता है बिल्कुल। हाँ, कहाँ थे अपन, इम्पोर्टेशन। अभी अपन इसके साथ में सेक्शन 7(1)(c) में भी इम्पोर्टेशन से रिलेटेड कुछ है, पैरा 4 में, वो भी अपन इधर ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, अब इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन हो गया, वो तो हमेशा आएगा, ये बात हो गई थी अपनी कंप्लीट। अब विदाउट कंसिडरेशन आ रहा है, मतलब आप बिना कंसिडरेशन के कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपका फूफा बैठा है वहां पे सर्विसेज देने वाला। ठीक है, इसलिए आपको बिना कंसिडरेशन के दे मिल रही है। तो अगर आप बिना कंसिडरेशन की कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, किससे ले रहे हो, अगर कोई रिलेटेड पर्सन से बिना कंसिडरेशन की अगर आप सर्विसेज ले रहे हो, जो बिजनेस के लिए, जो बिजनेस के लिए, ठीक है, इसमें दोनों कंडीशन होना, सेटिस्फाई होना जरूरी है। रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले रहे हो। ठीक है, रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले रहे हो, तो इस केस में भी सप्लाई मानेंगे अपन। अभी मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देती हूँ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के, आप मेरे को बताओ ये सप्लाई आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, खुद सोचना है बेटा ना, मेरा आंसर लिखने का वेट नहीं करना है, खुद सोचना है। जैसे फर्स्ट है अपना इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, मैं आईओएस लिख रही हूँ इसको टाइम बचाने के लिए आपका। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्यों लिया, फॉर बिजनेस, सप्लाई। सही बात है, सेम सेम, नॉट
फॉर कंसिडरेशन बट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए लेकिन कंसिडरेशन नहीं दिए, बिजनेस के लिए लेकिन, सॉरी रुक जाओ एक सेकंड, ये बाद में लेते हैं अपन। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन नॉट फॉर बिजनेस। कंसिडरेशन तो है लेकिन बिजनेस के लिए नहीं। देखो बेटा, कंसिडरेशन है तो आंख मूंद के सप्लाई मान लेना, आंख मूंद के सप्लाई मान लेना, अपन इसमें बिजनेस नहीं, बिजनेस देखते ही नहीं। ठीक है, मान लो आप नेटफ्लिक्स से कुछ सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, क्या सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो आप, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, नेटफ्लिक्स बाहर की कंपनी है, तो क्या आप इसमें जीएसटी भरोगे? हाँ आप ही भरोगे। नेटफ्लिक्स OIDAR में आता है, मैं बस एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, आप OIDAR फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन अभी बस मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ। नेटफ्लिक्स की जगह कोई छोटी सी कंपनी मान लो, दूसरी, ठीक है। अब इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस नॉट फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है, फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए, बट नॉट फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। ठीक है, बिजनेस के लिए है, कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस के लिए लेकिन रिलेटेड पर्सन से नहीं, नॉट सप्लाई। ठीक है, आप नोट कर दो, ये इजी रहेगा आपको बाद में। नॉट फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन से लिया, बिजनेस के लिए लिया, विदाउट कंसिडरेशन लिया। मान लो मेरा बेटा बाहर काम करता है, यूएस में काम करता है, ठीक है, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने उससे मेरी क्लासेस के लिए ये बनवा के लिया, एक वेबसाइट बनवा के ली, ठीक है। अब मेरा बेटा है, बिजनेस के लिए मैंने काम लिया उससे, ठीक है, मेरा बेटा मेरा हमेशा रिलेटिव रहेगा, ठीक है, डिपेंडेंट हो नहीं है, मेरा हमेशा रिलेटिव है, तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है, रिलेटेड पर्सन से मैंने बिजनेस के लिए लिया, कंसिडरेशन मेरा बेटा है, मेरे से कंसिडरेशन चार्ज नहीं करेगा, ठीक है, उसको अपन सप्लाई बोल देंगे। बेटा आराम से सुनो ना, आपको सब समझेगा, मैं ये इसलिए थोड़ा फास्ट में बोल रही हूँ क्योंकि अपन ये पहले ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। तो अगर आप आराम से शांति से सुनोगे ना लेक्चर भी, तो भी आपको समझने लगेगा, लेकिन अगर आप स्पीड पे फोकस करोगे ना, तो आपको लगेगा फास्ट है, फास्ट है। फास्ट नहीं है बेटा, अपना ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बस रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। नॉट फॉर कंसिडरेशन, नॉट फॉर बिजनेस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, नॉट सप्लाई। ठीक है बेटा, हो गया, क्लियर है ये चीज, ठीक है। iOS का एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं अपन, iOS फॉर कंसिडरेशन नॉट फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, ऑलवेज सप्लाई। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी और आर, बिजनेस के लिए रिलेटेड पर्सन से सप्लाई, बिजनेस के लिए नहीं है, रिलेटेड पर्सन से नॉट सप्लाई, बिजनेस के लिए है, रिलेटेड पर्सन से नहीं है, नॉट सप्लाई, ठीक है। एकदम छोटा सा चार्ट बना सकते हो आप रफ में एकदम। आगे एक सेकंड, ओके, आगे अपन देख रहे हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। क्या बोलते हैं, अगर ऐसे कौन से एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन से जो विदाउट कंसिडरेशन हो रहे होंगे, विदाउट कंसिडरेशन हो रहे होंगे, फिर भी अपन इसको सप्लाई मानेंगे, कौन कौन से है ऐसे, देखते हैं। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ, एक सेकेंड, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ठीक है। बेटा आपको ये एसेट है जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, जिसका आप आईटीसी ऑलरेडी ले चुके थे, जिसका आप आईटीसी ऑलरेडी ले चुके थे, ठीक है। और ऐसा कोई एसेट आप परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हो मतलब आप बिजनेस से हटा दे रहे हो, चाहे आप पर्सनल यूज के लिए हटा रहे हो, चाहे आप किसी को बेच रहे हो, चाहे आप कबाड़ में बेच रहे हो, ठीक है। ऐसे एसेट का बेटा, ऐसे एसेट को अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो,
जिसका अपना आईटीसी ऑलरेडी ले चुका है, तो ले चुके हो, तो उसको अपन जीएसटी में सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ। मेरे मेरे कपड़ों की शॉप है, मैंने 10 9 10 उसमें से ड्रेसेस घर पे लेकर आई और वो मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, नवरात्रि में। तो मैंने बिजनेस सेट है वो मेरे ड्रेसेस, और मैंने उसका आईटीसी भी ले चुकी होंगी। ठीक है, अब वो मैं फ्री में डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ, फिर भी अपन उसको सप्लाई ही मानेंगे। ठीक है, हो सकता है मेरे ऑफिस में एसी पड़े हैं। ठीक है, एसी मैंने 1 साल के लिए यूज करा, 1 साल बाद मुझे लगा मेरे को ये एसी पसंद नहीं आ रहा है, मैं इसको घर पे लगाती हूँ, यहाँ पे मैं नया लगाऊंगी। ठीक है, अब ऐसा अगर कुछ हुआ होगा, मेरा बिजनेस एसेट है, मेरा कोई कैपिटल एसेट है जो मेरे बिजनेस में यूज करे, मैंने उसका आईटीसी ऑलरेडी ले चुकी हूँ और उसको अब मैं परमानेंटली ट्रांसफर कर रही हूँ। अब वो विदाउट कंसिडरेशन भी कर रही होंगी मैं, तो भी अपन उसको घर में घर वालों से पैसे तो लूंगी नहीं। ठीक है, या विदाउट कंसिडरेशन किधर भी कर रही हूँ, तो भी उसको अपन सप्लाई मानेंगे। हो गया। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन है? ठीक है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है या तो मेंबर ऑफ सेम फैमिली में। सेम फैमिली में कौन कौन आता है? अगर सबसे पहले तो खुद के स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा के लिए रिलेटेड रहेंगे, खुद के स्पाउस और चिल्ड्रन हमेशा के लिए रिलेटेड रहेंगे, लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई बहन तब रिलेटेड आएंगे जब वो आपके ऊपर फुल्ली या मेनली डिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद में और कौन कौन आएगा रिलेटेड पर्सन में? लीगल पर्सन कहाँ गया? या तो ऑफिसर और या डायरेक्टर है किसी एक दूसरे के बिजनेस के। ठीक है, या तो फिर रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, या तो फिर थर्ड पर्सन उन पे 25% से ज्यादा का हक रखता है, मतलब 25% ज्यादा का वोटिंग पावर रखता है। ठीक है, या एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल करता है, उसको भी अपन रिलेटेड बोलेंगे। या तीसरा पर्सन दो लोगों को कंट्रोल करता है, तो अपन तीनों को रिलेटेड मान लेंगे। ठीक है, या तो ये कोई तीसरे को, ये दोनों मिलके कोई तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी अपन रिलेटेड मान लेंगे। या तो सोल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, वो सब है। ठीक है, इजी है, इतना कोई डेफिनेशन को बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, दैट्स इट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्सन। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब है बेटा? मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। मेरे 2 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2। मेरे 2 यूनिट है, एक महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में। बेटा अलग अलग स्टेट में ना मेरे को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन में जीएसटी मिलता है। मेरे को पूरे देश के लिए एक रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए नहीं मिलेगा, तो मेरे जितने स्टेट में बिजनेस है, मेरे को सब स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 1 है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 2 है, तो ये दोनों हो गए मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, अब महाराष्ट्र में है और एक महाराष्ट्र में, अलग अलग सिटी में मान लो, एक नागपुर में, एक अमरावती में। ठीक है, अलग अलग सिटी में, लेकिन अब ये दोनों महाराष्ट्र में ही होने के कारण मेरे पास में ऑप्शन है, रीजन मेरे पास में ऑप्शन है कि क्या मैं इसके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ या क्या मैं इसके लिए 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लूँ। ठीक है, अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है दोनों का मेरा, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने दोनों के लिए अलग अलग ले लिया रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे दूसरा लिया, अब दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया है मैंने, तो अपन इसको सप्लाई बोल देंगे। सप्लाई नहीं, सॉरी, इसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोल देंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई भी असेट्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, आपके कोई भी बिजनेस असेट आप एक दूसरे को दे रहे होंगे डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो अपन उसको सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, अभी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हो गया? मान लो मेरा एक यूनिट है महाराष्ट्र में जो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे मेरा होटल बिजनेस है, एक राजस्थान में अभी अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैं अल्कोहलिक लीकर सप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब वो जीएसटी में है ही नहीं, तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, तो मेरे को ये लेने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, तो ये अनरजिस्टर्ड हुआ। अब मेरा राजस्थान यूनिट से महाराष्ट्र यूनिट में अगर कुछ सामान आ रहा है, मेरा राजस्थान यूनिट से महाराष्ट्र यूनिट में अगर मेरा कुछ भी सामान आ रहा है, तो इसको अपन सप्लाई बोल देंगे। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक है, महाराष्ट्र में दूसरा यूनिट है। ठीक है, इसको अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड है इसलिए, तो इसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन हो इसको अपन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलते, इसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन इसको अपन सप्लाई भी नहीं बोलेंगे। सिंपल है।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज देता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज दे रहा है फॉर कंसिडरेशन, जो उसके एम्प्लॉयमेंट कोर्स में, जो उसके एम्प्लॉयमेंट कोर्स में उसको अपन जीएसटी से बाहर रखते हैं, वो अपन शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपन ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर कोई भी गिफ्ट देता है एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ऊपर। आगे अपन देख रहे हैं एजेंट प्रिंसिपल का, अपना ये एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाला बाकी है। एक सेकेंड, 50,000 से ऊपर अगर कुछ भी दे रहा है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक साल भर में गिफ्ट दे रहा है 50,000 से ऊपर के, तो अपन उसको पूरे को जीएसटी में सप्लाई बोल देंगे। ठीक है, 50,000 के नीचे को नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके ऊपर हो गया तो अपन उसको सप्लाई बोल देंगे। और 51,000 हुआ तो पूरे 51,000 पे जीएसटी लगेगा, सिर्फ 1,000 पे नहीं। ठीक है, अब अपना एजेंट प्रिंसिपल वाली चीज, जीएसटी में अपन एजेंट प्रिंसिपल कब बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया था जेठालाल बागा और कस्टमर। अगर जेठालाल बागा को बोल रहा है कि 10 मोबाइल के पीस तो बेच के आओ, ठीक है, मैं तुझे सैलरी दूंगा, तो वो एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, अभी बागा कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है, वो जेठालाल से कमीशन ले रहा है, वो हर मोबाइल बेचने के पीछे 5% मान लो जेठालाल से लेता है। ठीक है, अभी ऐसे केस में क्या हो सकता है, दो ऑप्शन है बागा के पास, या तो बागा खुद का इनवॉइस रेस करके बेचे या जेठालाल के इनवॉइस पे बेचे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, अगर जेठालाल के इनवॉइस पे बेचता है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इस पे बेचता है, वो इनवॉइस पे बेचता है, तो अपन उसको एजेंट नहीं बोलेंगे जीएसटी में। ठीक है, या कुछ भी खरीदता है, अभी कोई बाइंग एजेंट भी हो सकता है, तो अगर वो कुछ भी खरीदता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे, मतलब इनवॉइस पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिखाते हैं, तो उसको जीएसटी के एम्बिट में अपन एजेंट नहीं बोलते। लेकिन अगर वो खुद के नाम से इनवॉइस बना रहा है, अगर वो कुछ बेचना है तो खुद के नाम से इनवॉइस बना रहा है, ठीक है, तो आईटीसी पास करने के लिए, कस्टमर को आईटीसी का बेनिफिट देने के लिए उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसको अपन सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, ऐसे वाले इसको अभी सप्लाई किसको मानेंगे अपन, जेठालाल जो बागा को दे रहा है। अब वो बागा से पैसे तो लेगा नहीं वो चीज के, लेकिन बागा खुद के इनवॉइस पे बेच रहा है, तो बागा क्या बता रहा है, मेरा स्टॉक में बेच रहा हूँ। ठीक है, अब ये बिना कंसिडरेशन का भी होगा तो भी अपन मान लेंगे कि इसमें ये सप्लाई है, क्योंकि जेठालाल बागा के नाम पे फिर इनवॉइस बनेगा। जेठालाल ने भी तो किसी को बेचा ना, तो जेठालाल बागा के नाम पे इनवॉइस बनेगा, बागा को वो आईटी से ट्रांसफर करेगा, फिर आईटी से बागा कस्टमर को ट्रांसफर करेगा। एकदम सिंपल है। इसके बाद अपन ने डेल क्रेडिटर एजेंट देखा था। डेल क्रेडिटर एजेंट में क्या होता है बेटा, ऐसा एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट वो एजेंट है जो जो पेमेंट की गारंटी देता है कस्टमर को। ठीक है, जैसे ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ये कस्टमर है। प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स दे रहे हैं, एजेंट कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है, डेल क्रेडिट एजेंट वो एजेंट है जो प्रिंसिपल को अगर पेमेंट नहीं हुआ, कस्टमर से पेमेंट नहीं हुआ, तो एजेंट खुद पेमेंट देगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, अब एजेंट पेमेंट देगा तो क्या मानेंगे अपन, एजेंट ने कस्टमर को लोन दिया है। ठीक है, अब एजेंट किसी का पैसा दे चुका है, एजेंट मतलब कस्टमर को पैसा, मतलब यही हुआ कि एजेंट ने किसी का फाइनेंशियली हेल्प किया। ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प किया मतलब क्या मानते हैं अपन, कस्टमर को उसने लोन दिया। ठीक है, अब लोन दिया है तो कस्टमर से वो इंटरेस्ट लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब ये जो इंटरेस्ट है ये गुड्स के प्राइस में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट का प्राइस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला दो केस हो सकते हैं। एक फर्स्ट केस है कि ये एजेंट है शेड्यूल 3 वाला, शेड्यूल 3 वाला एजेंट है, शेड्यूल 3 वाला एजेंट है मतलब खुद के नाम से गुड्स बेच रहा है वो। तो इस केस में क्या हुआ, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए, एजेंट ने कस्टमर को गुड्स दिए। अब एजेंट ने प्रिंसिपल को क्या दिया, सर्विसेज दी। कौन सी, एजेंसी सर्विसेज दी। और एजेंट ने कस्टमर को दिया लोन। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, एजेंट कस्टमर को क्या क्या देगा, एक तो गुड्स के पैसे देगा प्लस इंटरेस्ट के पैसे देगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, गुड्स को और ये इंटरेस्ट को, ये लोन को, इसको अपन मान लेंगे कंपोजिट सप्लाई।
कि ये जो इंटरेस्ट उसने ये जो लोन दिया है, ये लोन की सर्विसेज दिए, ये गुड्स के साथ साथ में ही दिए, ये गुड्स के साथ साथ में ही दिए, तो इंटरेस्ट को इसमें गुड्स में ऐड कर देंगे, गुड्स की वैल्यू में ऐड कर देंगे। किसको? जब ये शेड्यूल 3 का एजेंट है। और सबको जीएसटी किसका लगेगा? गुड्स का लगेगा, गुड्स का जीएसटी लगेगा ये केस। ठीक है, अभी दूसरा केस लेते हैं, प्रिंसिपल एजेंट कस्टमर। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए, एजेंट ने कस्टमर को गुड्स दिए, नहीं, हाँ, और इस केस में क्या हो रहा है? इनवॉइस प्रिंसिपल का खुद का है, तो सीधा मान लेंगे अपन प्रिंसिपल ने कस्टमर को ही गुड्स दिए। अभी एजेंट दे रहा है प्रिंसिपल को एजेंसी सर्विसेज और कस्टमर को दे रहा है लोन। अभी ये अकेला लोन वाला ट्रांजेक्शन ही एजेंट और कस्टमर के बीच में हो रहा है, क्योंकि ये वाला तो प्रिंसिपल से कस्टमर के बीच में हुआ गुड्स का ट्रांजेक्शन, एजेंट और कस्टमर के बीच में तो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो इनके बीच में बस एक ही ट्रांजेक्शन हुआ लोन का। ठीक है, तो कस्टमर एजेंट को बस इंटरेस्ट देंगे, तो वो अपन उसको अपन गुड्स के प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे, एकदम ईजी है। इंपोर्टेशन अपन ने ऑलरेडी देख चुके। अभी अपन देखेंगे शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या बोलते हैं? कौन सी चीजों को अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और कौन सी चीजों को अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ठीक है,